हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित बंगाल, मैसूर और पंजाब राज्यों में जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था और उस विस्तार के क्रम में जो भी घटनाएं घटी थी उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि बंगाल, मैसूर और पंजाब का टाइम पीरियड ज़्यादा होने के कारण इससे प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं, जो एक पार्ट या एक वीडियो में सभी प्रश्नों को करना पॉसिबल नहीं है, वो लंबा हो सकता है। इसलिए हम ये जो बंगाल, मैसूर और पंजाब राज्यों में जो भी ब्रिटिश राज्य की जो घटनाएं घटी थी उससे संबंधित हम जो प्रश्न बनेंगे उस 3 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में 50 प्रश्न होंगे, सेकेंड पार्ट में भी 50 प्रश्न और थर्ड पार्ट में भी 50 प्रश्न होंगे, यानी कि 150 प्रश्न हमारे पास हो जाएगा। और इसे यदि आप इसे 150 प्रश्न को कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में जो 1 डे एग्जाम होता है उससे बाहर प्रश्न आएंगे। और हमने चारों जो ऑप्शन होता है, बहुविकल्पीय रूप में जो ऑप्शन होता है उसे एक्सप्लेन भी किया है। इस तरह से हमारे पास 400 से लेकर 500 प्रश्नों का स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे अपना पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि एक तरफ जो युद्ध हुए हैं वो है और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, उनका कार्यकाल है और ये कब से कब तक थे। जैसे कि ऑप्शन ए है पलासी का युद्ध। हमें यह भी याद रखना है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, यानी 1757 में। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था वो देखना है। द्वैध शासन लागू हुआ था जो 1765 में हुआ था। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे। और बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1770 में, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। इसे देखते हैं, यानी प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय बंगाल का तत्कालीन जो गवर्नर था वो कौन था, रोजर ड्रेक था। द्वैध शासन जो लागू हुआ था 1765 में, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसी टाड। और अकाल जो पड़ा था बंगाल में, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था, कार्टियर था। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3, 4 यानी दोनों सामने सामने हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है। जैसे कि पलासी की लड़ाई, पलासी की जो लड़ाई हुआ था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और ये पलासी नामक जो जगह है वो बंगाल में है। और उस समय जो बंगाल के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, और जो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उस समय रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कि अंग्रेज जो बंगाल में जो शासन जो शुरू किए, पलासी की लड़ाई से ही इनका प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित होना शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। और ये 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि 1765 में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और जो 1772 तक जारी रहा था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। उसमें यह जो बक्सर का युद्ध था इसमें हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और जो बंगाल की जो सेना थी उसका नेतृत्व जो था वो मीर कासिम कर रहा था। और उनका साथ देने के लिए सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी थे। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना का हार हो गया था और इसके तहत इलाहाबाद की संधि भी हुई थी जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे के बीच हस्ताक्षर किए गए। शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ा था इसमें। यानी कि इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को और एक 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। जो पलासी की लड़ाई हुई थी
1757 में इसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था? तो हम जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। जैसे कि रॉबर्ट जो क्लाइव है, जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे। वर्ष 1743 में वो भारत आए थे और रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल के पहले गवर्नर थे, जिन्होंने 1757 में मुर्शिदाबाद में नवाब की हत्या के बाद, जो 1757 में जो हुआ था ना प्लासी की लड़ाई, उसकी हत्या के बाद 1758 में पदभार ग्रहण किया और द्वैध शासन की जो शुरुआत इन्होंने किया था 1765 में। यानी कि इनका जो कार्यकाल था ना रॉबर्ट क्लाइव का, वो 2 बार आए थे। एक 1758 से लेकर 1762 तक था और दूसरा कार्यकाल इनका 1765 से लेकर 1767 तक है। जब दूसरी बार वो आए तो यहाँ पर द्वैध शासन उन्होंने लागू किया था। द्वैध शासन ने बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया, यानी कि एक था दीवानी और एक था आपका निजामत। दीवानी के तहत क्या होता था? इसका मतलब राजस्व एकत्र करने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में था। यानी कि जो भी राजस्व बंगाल से आ रहा है वो कौन एकत्र करेगा? वो करेंगे अंग्रेज। और जो वहाँ पर प्रशासन देखेगा, जिसका प्रशासन बंगाल के नवाब द्वारा किया गया, यानी कि जो भी वहाँ पर रूल रेगुलेशन है, नियम कानून चलाना है, वो कौन चलाएगा? वहाँ के जो राजा हैं वो चलाएंगे। यानी द्वैध शासन इसी को कहते हैं। ऑप्शन बी में क्या हमारा है? बक्सर का युद्ध जो है, बैटल ऑफ बक्सर। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। कब? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था ये। फिर वारेन हेस्टिंग्स देखते हैं। 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और 73 से लेकर 1785 तक वे भारत के पहले वास्तविक डी फैक्टो या गवर्नर जनरल रहे थे वो। यानी 72 से लेकर 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। यानी 72 और 73 में बंगाल के गवर्नर थे और 73 से लेकर 85 तक गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। यानी इसमें ऑप्शन ये भी क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, तो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और ऑप्शन ये भी आएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी होगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी एक अंतिम होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, कौन था? तो हम जानते हैं कि हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किया था, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। देखिए इसमें हम पर देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग जान गए हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम जाने हैं, पढ़े हैं अभी, हेक्टर मुनरो के बारे में जान गए। चार्ल्स आयरकुट के बारे में जानते हैं। चार्ल्स आयरकुट क्या है? जैसे कि चार्ल्स जो आयरकुट है, भारत में ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट वो जनरल थे उस समय, और उन्होंने 1760 में फ्रांसीसियों के विरुद्ध बांडीवास का युद्ध जीता था। यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। भारत पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य होने वाले संघर्षों में बांडीवास के युद्ध में उनकी जीत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यानी कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच में हुआ था बांडीवास का युद्ध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो हम जानते हैं कि दूसरी बार जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में गवर्नर बनकर आए, बंगाल का गवर्नर बनकर आए, उनका कार्यकाल 1765 था। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन सी है, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लागू रहा। ओके, प्रश्न संख्या 5 है, वर्ष 1798 में लॉर्ड बिलेजली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, हैदराबाद का निजाम, जो कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो 1798 में सहायक संधि लिया गया था उसको स्वीकार करने वाला प्रथम राजा कौन था? हैदराबाद का निजाम था वो। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्या है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम जो राजकुमार थे वो 1798 में हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है,
इस संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम जो मराठा संघ होलकर था, यानी कि प्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? वो था हैदराबाद के निजाम, और अंतिम कौन थे? मराठा संघ होलकर था। अब विभिन्न राज्य उनके द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने का क्रम इस प्रकार है, यानी कि सबसे पहली बार किसने किया था? 1798 में हैदराबाद ने किया था। 1799 और 1799 में दो बार, मतलब कि मैसूर और तंजौर ने किया है, यानी दोनों राज्यों ने किया है। मैसूर और तंजौर ने कब किया है? 1799 में। 1801 में दो राज्यों ने किया है, पहले अवध और 1801 में पेशवा। फिर 1803 में कौन किया है? 1803 में किया किसने? बरार का भोसले। 1804 में सिंधिया ने किया है। 1818 में जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर, इन 4 राज्यों ने किया है। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, तो इसको याद रखना जरूरी है कि ये क्रम से भी पूछ देता है कि किसके साथ जो सहायक संधि हुआ है वो कैसे किया, सीक्वेंस से पूछ देगा इसको। इसलिए आपको साल और वो कौन से राज्य ने किया है उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग होगा। जैसे कि हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक था इनका कार्यकाल। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब था? 1899 से लेकर 1905 तक था इनका कार्यकाल। लॉर्ड मिंटो दिया, लिंटो प्रथम या द्वितीय नहीं दिया है, हम लोग मिंटो पकड़ लेते हैं। लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल है वो 1805 से लेकर 1807 के बीच में है लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी 8 से लेकर 13 तक था इनका। लॉर्ड मिंटो का जो प्रथम का कार्यकाल है वो कब से कब तक था? 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं कि 1856 से लेकर 1862 तक इसका कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का, जो भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय बने, और यह भारतीय सिपाही विद्रोह जो 1757 में हुआ था के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं, इनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक था। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, और अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नीति को शुरू किया था। यानी कि सर्वोच्चता की नीति को शुरू किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है इनका कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 तक है, तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और इसकी सबसे बड़ी जो राजनीतिक सफलता पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में की गई अमृतसर की संधि थी, जिसके फलस्वरूप सतलुज नदी पंजाब के सिख राज्य तथा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सीमा मान ली गई। यानी कि जो ये अमृतसर की संधि की गई थी रणजीत सिंह के साथ, उसकी सीमा क्या मानी गई थी? सतलुज नदी मानी गई थी। यानी कि सतलुज नदी के पूरब में ये रणजीत सिंह नहीं आएंगे, इस संधि में किया गया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक है। ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे थे, और 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने। यानी भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बदनूर की संधि? यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। कब किया था देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। ठीक है, इस अवधि के दौरान लॉर्ड बेरलेस्ट गवर्नर थे। यानी कि लॉर्ड जो बेरलेस्ट थे ना, लॉर्ड बेरलेस्ट, एक मिनट, लॉर्ड बेरलेस्ट जो थे वो
1767 से लेकर 69 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय गवर्नर कौन था? इसमें 1767 से 69 के बीच में लॉर्ड बेरलेस्ट गवर्नर थे, जिसने मद्रास की संधि किया था और हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो 4 आंग्ल युद्ध हुआ था, इसमें से जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बेरलेस्ट था, 1767 से लेकर 1769 के बीच में। ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1780 से लेकर 84 के बीच लड़ा गया था। इस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे और इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि की गई, जो 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा किया गया था, क्योंकि 1780 में हैदर अली मारा गया, उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना मैसूर का। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध रहा वो 1790 से लेकर 1792 के बीच में लड़ा गया और इस अवधि के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुआ था वो टीपू सुल्तान ने 1792 के द्वारा किया गया था। ठीक है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में हुआ था और लॉर्ड बेलेजली इस अवधि के दौरान गवर्नर थे। यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेरलेस्ट। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा आंग्ल मैसूर के समय में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर कौन था? वो थे अपना बेलेजली थे। ठीक है। और सबका कब कब हुआ है वो भी डेट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती प्रणाली या डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लागू किया गया था? हेस्टिंग्स के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, विलियम बैटी के द्वारा या डलहौजी के द्वारा? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति को शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पूरी योजना स्वयं लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है उस 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? जफरनामा किसने लिखा है? तो गुरु गोबिंद सिंह ने जफरनामा लिखा है फारसी भाषा में। ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्या है। कि ऑप्शन ए है जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह ने, जिन्होंने गुरु कब बने थे वो 1675 से 1708 तक बने थे वो, द्वारा मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे, जिनका जन्म हुआ था 1618 में 1707 तक थे वो, को लिखा था, जो उन्हें शांति वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा था। गुरु गोबिंद सिंह मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। यानी कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे। ठीक है। और उन्होंने जो औरंगजेब है उससे शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, उसमें जफरनामा में यही है। ठीक है। उसके बाद गुरु हरकृष्ण है, वो सिख धर्म के 8वें गुरु थे। गुरु हरिकृष्ण क्या है? वो सिख धर्म के 8वें गुरु हैं। गुरु हरराय इनके पिता सिख धर्म के 7वें गुरु थे। यानी कि हरराय जो थे वो सिख धर्म के 7वें गुरु हो जाएंगे और जो हरिकृष्ण हो जाएंगे, हरकृष्ण हो जाएंगे वो सिख धर्म के 8वें गुरु हो जाएंगे। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। गुरु जो तेग बहादुर है ना, वो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। और औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया। गुरु तेग बहादुर को हिंद का चादर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका सिर को कटवा दिया था। ठीक है। और गुरु तेग बहादुर को हिंद का चादर के नाम से जाना जाता है। तो हिंद का चादर किस सिख गुरु को कहते हैं? तो सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमने यहाँ पर सभी सिख गुरुओं का कब से कब क्रम क्या है उसको हमने लिया है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट गुरु कौन है, सेकेंड गुरु कौन है। यानी गुरु नानक फर्स्ट हो जाएंगे, गुरु अंगद सेकेंड, गुरु रामदास थर्ड, गुरु अमरदास थर्ड हो जाएंगे, गुरु रामदास 4 हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव 5, गुरु हरगोविंद हो जाएंगे 6, गुरु हरराय हो जाएंगे 7, गुरु हरकिशन हो जाएंगे 8, गुरु तेग बहादुर 9 और गुरु गोविंद सिंह 10। ठीक है। ये इनका कार्यकाल है कि कब से कब तक वो गुरु थे। इसे आप 1 से 2 बार देखिएगा, सीक्वेंस अपना टिक लगाइएगा, उसे याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिंग? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। ओके, भारतीय डाक प्रणाली का विकास लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था इन्होंने, और डाक टिकटों की पहली बार इस्तेमाल 1854 में किया गया था। यानी पहली बार डाक टिकटों का इस्तेमाल कब किया गया था? 1854 में किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल जिनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 था। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई और इस एक प्रणाली थी, और इस संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में स्वीकार किया था। लॉर्ड ऑकलैंड जिनका कार्यकाल 1836 में हुआ था और 1842 तक थे, वो 1836 से लेकर 1842 तक उनका कार्यकाल था, और पहला एंग्लो अफगान युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, जो कि इनका कार्यकाल 1836 से लेकर 1842 तक था, 6 साल। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर 1828 से लेकर 1835 तक रहे। उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की कोशिश की और मानव बलि को दबाया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखी थी? यानी किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा है? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव ने? तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। ऑप्शन डी हमारा सही है। यानी गुरु अमरदास सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? गुरु अमरदास जो हैं वो सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। इन्होंने रामसर, जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया है। यानी जो अमृतसर शहर का जो निर्माण किया है ना, उसे ही किसने किया है? तो गुरु रामदास ने किया है। स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। यानी कि स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया है? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। गुरु अंगद जो हैं वो पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण के लिए जाने जाते हैं। यानी कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे कहा गया है? तो गुरु अंगद को कहा गया है, गुरु अंगद को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? यानी कि सिखों के जो सैन्य संप्रदाय है, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन ए हरराम ने, ऑप्शन बी हरकिशन ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी तेग बहादुर। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह 9 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। कब किया था? 1699। आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु थे, मानव रूपी अंतिम गुरु थे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? यानी कि पलासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में, वो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। किसके द्वारा ये पराजित किया गया था? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। और पलासी का जो पहला युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे और उन्होंने 1858 से लेकर 1862 तक इस पद पर कार्य किया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को मिल गई थी। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता मिल गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसके बाद जो भी भारत में नियंत्रण था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके हाथों में चली गई थी। कार्नवालिस के बारे में देखते हैं कि इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और उन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के जरिए जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की। कार्नवालिस की जो समाधि है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में है।
ठीक है। तो कार्नवालिस जो था इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक है। और इनका महत्वपूर्ण जो कार्य है ना, ये आपको याद रखना है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम इन्होंने लाया था। क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने लाया था, तो आपको बताना है कि कार्नवालिस। और इनकी समाधि कहाँ है, तो गाजीपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी किस नवाब ने लॉर्ड बेलेजली के जो 1798 में सहायक संधि आया था उस पर किस ने हस्ताक्षर किया था। हैदराबाद के निजाम ये प्रथम थे। अवध जो किया था 1801 में वो था। अब मैसूर के राजा ने भी किया था, मैसूर के राजा ने किया था। बंगाल के नवाब ने कभी नहीं किया था। इस तरह हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 यानी कि हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब और मैसूर के राजा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम जो भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम ने 1798 में लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैसूर और तंजौर ने 1799 में किया था। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1803 में किया था। बरार के भोसले ने 1803 में किया था। ग्वालियर के सिंधिया ने 1804 में किया था। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी और भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था, यानी बंगाल ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है, यानी कि इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि उनको सीक्वेंस से याद करना है। ये क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछता है, तो आप देख लीजिएगा उसको। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अमरदास जो है ये तीसरे गुरु हैं, रामदास चौथे गुरु हैं, अर्जुन देव 5वें गुरु हैं और तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही होगा। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली का जो युद्ध हुआ था जो 1816 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जो सुगौली का जो संधि हुआ था वो 1814 से लेकर 16 के बीच में एंग्लो नेपाली युद्ध को ख़त्म करने के लिए हुआ था। और इस संधि के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से लेकर 23 तक था इनका कार्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या वांडीवास में? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। श्रीरंगपट्टनम में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1799 में 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की दुर्दता से अंग्रेजों ने हत्या कर दी और हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेजों ने अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि मैसूर का टाइगर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। इसमें जो आंग्ल और मैसूर युद्ध जो 4 युद्ध हुए थे उनका क्रम भी याद करना है आपको, वो डेट सहित याद करना है। यानी कि प्रथम जो हुआ था 1767 से लेकर 1769 है, 1780 से 84 है, 1790 से 92 हैं और एक 1799 है। यानी कि 1767 से लेकर 1769 में कौन से गवर्नर थे वो आपको अपने मन से याद रखना है। 1780 से 84 में कौन थे, 1790 से 92 कौन थे और 1799 में कौन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको गवर्नर जनरल किस अवधि में कौन था तभी आपको याद होगा। कोरिलेट करना है हमेशा, ऐसे रटिएगा तो याद नहीं होगा। हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तभी याद होगा। यानी कि ये जो चारों युद्ध हुए थे एक संधि के तहत भी समाप्त हुए थे। 1767 से लेकर 1769 के बीच में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर संघर्ष था वो मंगलौर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और 1790 से लेकर 92 तक जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और 1799 में तो सहायक संधि आ ही गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी किया गया था 1893 में, नागपुर और सतारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। देखते हैं इसको सीक्वेंस में, इसको भी याद करना है सीक्वेंस में जो आगे हमने लिया है। यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अपनाई थी। यानी कि हड़प नीति के तहत
कब्जा किया गया, मैंने ब्रिटिश राज में मिलाया गया। प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? सतारा अपना हो जाएगा, जो कि 1848 में राज्य हड़प नीति के तहत, यानी डलहौजी का जो हड़प नीति था उसके तहत सतारा को पहली बार मिलाया गया था। जैतपुर और संभलपुर को कब मिलाया गया था? 1849 में। इसको याद रखना है, साल वाइज याद रखना है आपको, ईयर वाइज, क्योंकि पूछता है, सीरियल से पूछता है ये। बगहाट को किया गया था 1850 में, उदयपुर को किया गया था 1852 में, झांसी को किया गया था 53 में, और नागपुर को किया गया था 54 में। ठीक है, तो सतारा एक हो जाएगा 48, जैतपुर और संबलपुर को 49 में, बगहाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54। इसको आपको सीक्वेंस से याद करना है, सीरियल वाइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे, यानी ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, यानी ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो हम जानते हैं कि बेंटिंग हो जाएगा, बेंटिंग ने किया था। विलियम बेंटिंग इनका पूरा नाम है। देखते हैं इसके बारे में आगे स्लाइड में क्या है। ठगी प्रथा को खत्म करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और कर्नल विलियम स्लीमैन की अहम भूमिका है। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो कार्यकाल में जो उनका एक कर्नल था ना, उनका नाम था कर्नल स्लीमैन, इन्हीं की देख रेख में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ठगी प्रथा के खात्मे के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था, स्पेशल इसी के लिए नियुक्त किया गया था, ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 से लेकर 1835 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। और इनका जो कार्यकाल था 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए, ठगी प्रथा का दमन किए, जैसे सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। ये तो आपको पूछता ही है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया है, किसके कार्यकाल में हुआ है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ है। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? तो विलियम बेंटिंक ने के देख रेख में कर्नल स्लीमैन ने किया है। ओके, आपको ये एक एक टॉपिक देखना पड़ेगा, एक एक वर्ड देखना पड़ेगा, तभी याद होगा। यानी कि आप कहने का मतलब है कि आधुनिक भारत से आप एक भी प्रश्न को अपने मन से छाट नहीं सकते हैं कि ये प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ का हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, एक लाइन भी आपको स्किप नहीं करना है। ओके, आगे देखते हैं। वोडेयार के शासक थे। वोडेयार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत, ट्रावनकोर, विजयनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मैसूर रियासत। मैसूर रियासत जो होगा वो वोडेयार के शासक थे। यानी कि मैसूर में जब जो टीपू सुल्तान था, इनकी मृत्यु होने के बाद अंग्रेजों ने वोडेयार के शासक को यहाँ पर राजा बना दिया था। देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर या भाग्यनगर। भाग्यनगर कहाँ पर राजधानी थी इनकी? तो ऑप्शन ए सही होगा, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1756, 1757, 1758 या 1759? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा होगा? 1758। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव को 2 बार बंगाल के गवर्नर बनाया गया था, हमने पहले ही बताया था। एक बार 1758 से लेकर 60 तक थे और दूसरी बार 64 से लेकर 67 तक थे वो। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल के पहले गवर्नर थे और जिन्होंने 1757 में मुर्शिदाबाद के नवाब की हत्या के बाद 1758 में पदभार ग्रहण किया था और जिन्होंने द्वैत शासन की भी शुरुआत किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन का भी शुरुआत किया था, जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। और कब से कब तक था ये द्वैत शासन? कब से कब तक था ये? 1765 से लेकर 1772 तक था ये द्वैत शासन। वारेन हेस्टिंग्स के काल तक था ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कैनिंग? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1828 से लेकर 35 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने सती प्रथा 1829 में और गैर कानूनी घोषित कर दिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की। यानी कि इन्हीं के काल में मैकाले योजना भी आया था 1834 में। भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने भारत के पहले, भारत के पूछ रहा है, अंग्रेज का नहीं।
भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1898 बने थे। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्वैध शासन नीति का किसने समाप्त किया था? मैं द्वैध शासन जो नीति लाया था क्लाइव ने। पहले तो ये बताना आपको कि द्वैध शासन नीति लाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। कब? 1765 में लाया था इन्होंने। समाप्त कब हुआ था? 1772 में ये समाप्त हुआ था। तो उस समय 1772 में कौन से गवर्नर थे? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में दोहरी प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। और वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और उनका जो कार्यकाल है 1773 से लेकर 1785 तक रहा। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली को ख़त्म किया। यानी इनका जो कार्यकाल है ना, वारेन हेस्टिंग्स जो कार्यकाल है वो 1772 से लेकर 1785 तक है। लेकिन 1772 से 73 तक जो थे वो क्या थे? वो बंगाल के गवर्नर थे। और 73 से 85 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। यानी 72 से लेकर 73 तक क्या थे? वो बंगाल के गवर्नर थे। और 73 से 85 तक क्या थे? वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसमें भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। या सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। हम तो जानते हैं कि रॉबर्ट जो क्लाइव जो था 1757 में जब पलासी का युद्ध उसके कार्यकाल में हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व था वो जो बंगाल में अभी स्टार्ट हुआ था, वो शुरू हुआ था। तो कहने का मतलब है कि इसने बंगाल में क्या हुआ, ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। मैंने शुरुआत यही था पलासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो पलासी का युद्ध हुआ था यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के द्वारा लड़ा गया था। और यह एक बड़ा युद्ध था जो 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी में हुआ था। कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था और इसी ने धोखा भी दिया था। ये सभी जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे। ये बेचारा जो सिराजुद्दौला है वो अकेले हो गया और मारा गया। ये नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य एक ही था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? माने प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश सत्ता में मिलाया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बर्मा या ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। ऑप्शन ए होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन ए अवध। अवध राज्य को डलहौजी ने कुशासन के आधार पर ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया था। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो लॉर्ड डलहौजी है ने अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और 1848 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल था। जनरल थे, ठीक है। और उन्हें अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह को पदच्युत किया और 7 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। यानी कि डलहौजी कार्यकाल कब से कब तक है? 1848 से लेकर 1856 तक वो गवर्नर जनरल थे। और अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। और 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। यानी कि हड़प नीति से इसको नहीं मिला पाया था अवध को, तो उसने उसके ऊपर
कुशासन का आरोप लगा दिया, यानी कि तुमसे ये प्रशासन यहाँ से संभल नहीं रहा है, इसका शासन हम करेंगे यहाँ पे। यानी कि जो हड़प नीति है उसके तहत ये जो राज्य को मिलाया गया था, इन्हें आपको देखना है। यानी कि सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 में। संभलपुर और जैतपुर को मिलाया गया था 1849 में। भरतपुर को मिलाया गया था 1850 में, या बघात को। उदयपुर को मिलाया गया था 52 में। नागपुर को मिलाया गया था 54 में। झांसी को मिलाया गया था 53 में। और अवध को मिलाया गया था 56 में। इसको आपको लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? किस अधिनियम से पड़ी थी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, या 1835 के मैकाले के मिनट से, या 1882 के हंटर आयोग से, या 1854 के वुड डिस्पैच से? यहाँ हमारा उत्तर बी सही होगा। 1835 के मैकाले के मिनट से आधुनिक शिक्षा की नींव भारत में पड़ी थी। इसके बारे में देखते हैं। यानी कि भारत में आधुनिक जो शिक्षा 1835 में लॉर्ड थॉमस मैकाले के मैकालेज मिनट से पड़ी थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये जो लॉर्ड मैकाले है ना, लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा गया है। आधुनिक शिक्षा की दिशा में भारत का जो पहला कदम जो भारत ने उठाया था ना आधुनिक शिक्षा की दिशा में, वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत उठाया था। इसमें 1 लाख रुपया जो था ना, इसमें 1 लाख रुपया दिया गया था ब्रिटिशों को, खर्चा करो इसको एजुकेशन के रूप में भारत में, लेकिन ये 1 लाख रुपया भी खर्चा नहीं कर पाए। नेक्स्ट है 1854 में वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 का वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसको हम अगले क्वेश्चन में इसको देख लेंगे हम। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था जिससे उसके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। यानी तीनों ऑप्शन ये होंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्न वायसराव में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, या लॉर्ड डफरिन के काल में? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत किया था? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में डाक व्यवस्था को शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, और जो ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक अधिकारी का नियुक्त किया था, कर्नल स्लीमैन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? माने अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शुजाउद्दौला था, सफदर जंग था, या सआदत खां था, या बुरहान उल मुल्क था, या ऑप्शन डी शेर खां था? ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सआदत खां यानी बुरहान उल मुल्क ने अवध को स्वायत्त राज्य की स्थापना किया था। मैंने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था। किसने? तो सआदत खां या बुरहान उल मुल्क ने। देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित भी हुए थे? यानी कि एक साथ मीर कासिम भी थे, शुजाउद्दौला थे, और कौन थे? ये बात कहाँ का हो रहा है? ये हो रहा है बक्सर का युद्ध। ये कहाँ का है? ये बक्सर का युद्ध का बात हो रहा है, ये जो कि 1764 में हुआ था, उसका बात हो रहा है। तो कौन कौन थे? मीर कासिम,
शुजाउद्दौला और एक कौन थे, शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी उसमें शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को शामिल किया गया था। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। ठीक है, और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी इसमें 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भी 2 संधियाँ इलाहाबाद की हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पहली पलासी का युद्ध हुआ था। उस समय मुगल सम्राट कौन था, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो जो पलासी का युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। उस समय उस समय मुगल शासक कौन था, उस समय मुगल शासक कौन था, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न से कौन था, बेंटिंग था, कॉर्नवालिस था, हेस्टिंग्स था या बेलेजली था। देखिए इसमें कहने का मतलब है ये ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है। ऑप्शन उसमें जैसे क्लाइव के बाद तो बेरलेस भी आया था, बेंसिटार्ड भी आया था, तो ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसे हमें ऑप्शन में से देखना है कि यानी कि क्लाइव के बाद उत्तराधिकारी कौन बन के आया था, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही होगा, जो कि 1700 कब आया था, 1772 में आया था। कॉर्नवालिस 1786 में आया था, बेंटिक 1828 में आया था और बेलेजली 1799 में आया था। इस तरह हमारा 1772 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, यानी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्य कोष का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या काला कारावास मैंने ब्लैक होल की घटना का होना। यानी कि मुख्य कारण क्या था इसका, तो मुख्य कारण इसका ये था ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट का दुरुपयोग किया था। यानी कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए छूट दिया था ना, उसका ये दुरुपयोग कर रहे थे, इसीलिए सिराजुद्दौला उससे गुस्सा हो गया अंग्रेजों से। नेक्स्ट देखते हैं। पलासी का युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कि पलासी का युद्ध जो था ना, वो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सिराजुद्दौला का जो दोस्त थे वही अंग्रेजों की तरफ से मिल गए थे, इसीलिए ये हार गए सिराजुद्दौला। इनके लिए इनके साथ मात्र 2 जो सरदार थे वो खड़े थे। उनका नाम था, एक का नाम था इनका मोहनलाल, एक का नाम था, क्या नाम था, एक का नाम था मोहनलाल और एक का नाम था मीर मदान। तो इस तरह ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1 और 4। यानी कि सिराजुद्दौला का साथ देने वाले 2 व्यक्ति थे, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल मीर मदान सिराजुद्दौला का साथ देने वाले थे। राय दुर्लभ जो था ना, ये भी अंग्रेजों से मिल गया। जो राय दुर्लभ था, राय जो दुर्लभ है, हाँ ओके, जो राय दुर्लभ है वो भी अंग्रेजों से मिल गया, राजबल्लभ भी मिल गया और खादिम खां भी मिल गया। सभी क्या मिल गए, वो सब अंग्रेजों से मिल गए। बेचारे यही दोनों सिराजुद्दौला के साथ रहे थे और दोनों मारे भी गए। नेक्स्ट देखते हैं। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे, वो कहाँ घटी थी। 146 में से 123 व्यक्ति मर गए थे, वो कहाँ पे घटी थी, तो ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी कोलकाता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। देखते हैं नेक्स्ट 43 नंबर। पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था, यह किस बंगाल कवि का कथन है। यानी कि शाश्वत दुख का काली रात का आरंभ हुआ, ये जो लाइन है ये किस कवि ने कहा है, तो
हमारा सही उत्तर होगा नवीन चंद्र सेन। कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर क्या होगा? नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन ए सही होगा। यानी जो पलासी का यूज हुआ था ना, इसमें बहुत सारे लोग जो लोग मारे गए थे उन्होंने इसको अपनी कवि के भाषा में व्यक्त किया था। शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है, नवीन चंद्र सेन ने कहा है। एनसी सेन, इनको हम लोग शॉर्टकट में एनसी सेन भी कहते हैं, एनसी सेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिया है? यानी कि जो द्वैत शासन लागू हुआ था, इस काल को डाकुओं का काल कहा था। किस इतिहासकार ने कहा था? तो ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार ने कहा था, या ऑप्शन बी के.एम. पडिक्कर ने कहा है, या ऑप्शन सी तारानाथ ने कहा है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि द्वैत शासन डाकुओं का राज्य है। द्वैत शासन का जो काल है ना, उसको डाकुओं का राज्य कहा है। यानी कि इसमें शोषण बहुत हुआ था, यानी कि सारा पैसा वसूलेंगे वो अंग्रेज, और जो शासन प्रशासन चलाएगा उसके लिए वो खर्चा भी नहीं देंगे। वो जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के, वो चलाते थे और सारा पैसा अंग्रेज ले जाते थे। यही द्वैत शासन था। इसी शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा है? तो के.एम. पडिक्कर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स थे? तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है, या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय को, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन को? यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। मोहम्मद रजा खान को 1765 में जो इलाहाबाद का संधि हुआ था, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया था। मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान बनाया था? जैसे मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया था, उसी तरह बिहार का नवाब या दीवान किसको बनाया था? तो ऑप्शन हमारा ए है अमीर चंद, ऑप्शन बी मानक चंद, ऑप्शन सी राय दुर्लभ या ऑप्शन डी राजा सिताब राय। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। राजा सिताब राय को बिहार का नायब या दीवान बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने वो कब बनाया था? वहीं 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से, ऑप्शन बी जमा शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, या ऑप्शन डी शेर अली से? तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा शाह शुजा से किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो अफगानिस्तान के शासक थे, शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इससे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से कोहिनूर हीरा हासिल किया था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेजों ने 1845 में सिखों पर हमला किया और कोहिनूर हीरा ले लिया। लॉर्ड हॉर्डिंग जो था, जो उसके बाद बना था, लॉर्ड हॉर्डिंग 44 से लेकर 48 तक था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया। रानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को अपने ताज में जड़वा लिया था। ये इसकी कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गोडार्ड? ये कौन से गवर्नर जनरल था जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया था? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। सर आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया था। लास्ट क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? यानी महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह या ऑप्शन डी
ननिहाल सिंह। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, खड़ग सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने थे। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी उनके बेटे खड़ग सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ और जानकारी क्या है। महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल है 12 अप्रैल 1801 से लेकर 1839 तक रहा महाराजा रणजीत सिंह का, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो लाहौर के किले में हुआ था। इस तरह हमारा प्रश्न 50 कंप्लीट हुए। इससे आगे का जो प्रश्न होगा 51 से लेकर 100 होगा, वो हम लोग सेकेंड पार्ट में वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।